हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव में जनन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा एक चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक युग्मक जनन अर्थात गेमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि गेमिटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कैसे नर के अंतर्गत आपके शुक्राणु बनते हैं और कैसे मादा के अंतर्गत अंडाणु का जनन होता है। यह सब कुछ इस प्रक्रिया के अंतर्गत देखने वाले हैं। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन, या जिसे हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। जिसे हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि युग्मक क्या होते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि युग्मक क्या होते हैं। देखो, जब भी लैंगिक जनन होता है, तो इसके अंतर्गत नर और मादा होते हैं वो भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि इसमें नर और मादा भाग लेते हैं। अब जब नर और मादा भाग लेते हैं तो नर की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इसकी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जनन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। और जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, तो उससे अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जो पहले जनन कोशिकाओं के अंतर्गत 2n थी, द्विगुणित थी, वो आपकी कैसी हो जाती है? अगुणित। तो क्या बनती हैं? अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और वास्तव में अंत में बनने वाली इन्हीं परिपक्व अगुणित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। इन्हीं अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। इसी प्रकार से मादा होता है, उसमें भी जनन कोशिकाएं होती हैं और उसमें भी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और उसी अर्धसूत्रीय विभाजन से बनने वाली जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? युग्मक अर्थात गैमेट्स से कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल सी एक बात है कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक वास्तव में जनन कोशिकाओं में आपका जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उससे बनने वाली जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं को युग्मक अर्थात गैमेट्स कहा जाता है। यदि वो नर के लिए बात हो रही है तो नर युग्मक बोल देंगे, और मादा के लिए बात हो रही है तो उसे क्या बोल देंगे? हमें मादा युग्मक बोल देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को नर और मादा के अंतर्गत जो ये युग्मक बन रहे हैं, इस युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। गेमेटोजेनेसिस इसे कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन हमें बतानी हो, अगर इसकी परिभाषा हमें बतानी हो कि युग्मक जनन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि नर एवं मादा के अंतर्गत जो जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा बनने वाली अगुणित जो संरचनाएं होती हैं,
उन्हीं अगुणित संरचनाओं को, जिनको हम युग्मक कहते हैं, उनके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि इसकी हम एक परिभाषा देखें, यदि इसकी एक परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा? नर व मादा में ध्यान से सुन लेना, कौन सी कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। और ये जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाले अगुणित युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा हो गई है कि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाले युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम युग्मक जनन कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, अब आप एक बात देखो कि नर है और मादा है। नर के अंतर्गत जो युग्मक बनेंगे वो होते हैं शुक्राणु। नर के अंतर्गत युग्मक बनते हैं वो क्या होते हैं? शुक्राणु। और मादा के अंतर्गत जो युग्मक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु। तो देखो, अगर शुक्राणु बन रहा है नर के अंतर्गत, तो नर के अंतर्गत शुक्राणुओं को जो निर्माण की प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से सुन लेना, इसे हम शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से कहते हैं किसका? नर से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। और यदि हम बात करें मादा के लिए, तो मादा में अंडाणु के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अंड जनन। उसे हम क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसको दो कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया होगी है शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी प्रक्रिया होगी है अंड जनन अर्थात ऊजेनेसिस। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने समझा है कि युग्मक जनन क्या होता है, हमने यह भी समझा है कि युग्मक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम। इसके साथ साथ में ये जो युग्मक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। युग्मक जनन दो प्रकार का हम मानते हैं। एक होता है हमारा शुक्र जनन अर्थात शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, या यूं बोल दें नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा होता है हमारा अंड जनन अर्थात अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। जब इन दोनों को देख लिया है तो आज सबसे पहले हम शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में देखने वाले हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को हम पूरा कंप्लीटली समझेंगे। इसके साथ साथ में जो शुक्राणु बन रहा है उस शुक्राणु की संरचना को भी हम समझने वाले। तो चलो देखते हैं शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी हम बात करने वाले हैं शुक्र जनन के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो क्या होता है,
स्पर्मेटोजेनेसिस। परिभाषा तो आपको पता चल गई है कि नर के अंतर्गत जो जनन कोशिकाएं होती हैं उससे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो नर होता है, नर की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन जनन कोशिकाओं को हम कहते हैं शुक्र जन कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्र जन कोशिकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। अब देखो क्या होगा भाई, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये जनन कोशिकाएं हैं, और जब जनन कोशिकाएं हैं तो ये कैसी कोशिकाएं हैं? द्विगुणित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? द्विगुणित कोशिकाएं। और इन द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा भाई? अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस होगा। और आप सभी लोगों को पता है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 चरणों में कंप्लीट होता है। इसको हम देखेंगे कंप्लीटली। अभी केवल हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा किसके अंतर्गत? शुक्र जन कोशिकाओं में या स्पर्मेटोगोनिया में, जो कि द्विगुणित कोशिकाएं हैं, तो उनसे नर युग्मक किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। और यह नर युग्मक होगा, यह कैसा होगा? अगुणित होगा। कैसा होगा? अगुणित। अब देखो, ये जो शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, अगर एक शुक्रजन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो उस दौरान एक कोशिका से अल्टीमेटली 4 कोशिकाएं बनेंगी या 4 शुक्राणु बनेंगे। तो ये कितना होगा? ये 1। अगर एक कोशिका से बात करें तो यहां पर टोटल कितनी बनेंगी? 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उस पूरी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। अब इसके बाद में देखो कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, कैसे ये चालू होता है। देखो, यदि हम बात करें नर के बारे में, तो नर के अंतर्गत जो ये शुक्र जनन की प्रक्रिया है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया है, ये कब प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है यौनारंभ पर। अर्थात जब प्यूबर्टी आती है, जब नर 13 से 14 वर्ष का होता है, जब एक लड़का होता है, जब एक किशोर होता है जो 13 से 14 वर्ष का होता है, तो उस समय यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कैसे प्रारंभ होती है? आप सबको पता होगा कि हमारे पास एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि होती है भाई? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। और इस ग्रंथि से आपके 2 कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक रिलीजिंग अर्थात प्रेरक हार्मोन, और एक आते हैं आपके निरोधक हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस समय इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है GnRH। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? GnRH, अर्थात गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं यहां पर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। जैसे ही यह हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है,
इसका काम होता है पीयूष ग्रंथि पर कार्य करना, पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करना। तो ये हार्मोन किस पर कार्य करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है। कौन सी ग्रंथि पर कार्य करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि से ये दो हार्मोन स्रावित करवाता है। कौन, कितने हार्मोन? दो, जिसमें से एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं हम एफएसएच, और एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एलएच। इन दो हार्मोनों के स्राव को क्या करवाता है? प्रेरित करवाता है। कहां से? पिट्यूटरी से। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों हार्मोनों को कंप्लीटली एक साथ जब बोला जाता है तब इसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तब इन्हें क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। तो भाई गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवा रहा है, उनको प्रेरित करवा रहा है, इसी कारण तो इसका नाम हो गया था क्या? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इनको प्रेरित करवा दिया, प्रेरित करवाया तो पिट्यूटरी से एफएसएच भी स्रावित होने लग गया, एलएच भी। ये एलएच हार्मोन क्या करता है? जो वृषण होता है, जिसकी संरचना हमने पहले पढ़ ली है, वृषण जो कि नर के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, उसके अंतर्गत आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। सबको पता होगा। तो उसके अंतर्गत कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लीडिंग कोशिकाएं। कहां पर होती हैं ये? वृषण में, हमने पढ़ा था। और वृषण के अंतर्गत जो ये लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, इन लीडिंग कोशिकाओं से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है टेस्टेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टेस्टेरोन, या जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एंड्रोजन। उसको प्रेरित करवाता है, उसकी वृद्धि करवाता है। तो एलएच हार्मोन क्या करेगा? लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करेगा और इन लीडिंग कोशिकाओं से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि करवाने लगे जाता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये वृषण में पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन कोशिकाओं पर कार्य करता है और उससे शुक्राणुओं का निर्माण प्रेरित होता है। तो वास्तव में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये शुक्राणुओं के निर्माण को चालू करवाता है, उसको प्रेरित करवाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके अलावा ये एफएसएच हार्मोन होता है, ये हार्मोन कार्य करता है सर्टोली कोशिकाओं पर। कौन सी कोशिकाओं पर कार्य करता है? सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। और आप सबको पता होगा, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु बन रहे होते हैं, उनको क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है और साथ साथ में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, सर्टोली कोशिकाओं की क्रियाविधि बढ़ती है और जिसके कारण से शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। कौन सी नलिकाओं में? ध्यान से सुनना। यह हार्मोन क्या करता है? शुक्रजनक नलिकाओं में अर्थात सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इनसे क्या बनवाता है? शुक्राणु बनवाता है। यहां पर हमने देख भी लिया था कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनसे क्या बनवाएगा? शुक्राणु बनवाएगा। और उसको प्रेरित कौन करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
और कैसे ये हार्मोनल प्रक्रिया पूरी चल रही है? ये चालू हुई थी हाइपोथैलेमस के GnRH से। कब प्रारंभ होती है? यौनारंभ पर प्रारंभ होती। जब ये सारी प्रक्रिया आप समझ गए, इसके पीछे शुक्र जनन के पीछे क्या चल रहा है। और देखो, मैं पढ़ाने को तो आपको शुक्र जनन भी पढ़ा सकता था सीधे सीधे, मैं आपको बता सकता था कि इसमें ऐसे अर्धसूत्री विभाजन होता है और ऐसी ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, शरीर में क्या क्या गतिविधि हो रही है, कैसे हार्मोन है वो बदल रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे शुक्राणुओं का निर्माण है वो प्रारंभ हुआ है। अब ये प्रारंभ जब हो गया तो कैसे शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो हम देखने वाले हैं। तो अब हम प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। कौन सी प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं? शुक्र जनन को। शुक्र जनन की प्रक्रिया, शुक्र जनन की प्रक्रिया। देखो भाई, शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुक्र जनन प्रारंभ होता है सदैव स्पर्मेटोगोनिया से, अर्थात शुक्र जनन कोशिकाएं जो होती हैं उनसे ये शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ये कोशिकाएं होती कहां पर हैं? वृषण में जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके अंतर्गत वो पाई जाती हैं। तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होती हैं भाई? शुक्रजनक कोशिकाएं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यहां इन कोशिकाओं में होगा, देखो इन कोशिकाओं में क्या होगा, पहले इनकी संख्या बढ़ेगी, पहले इनकी क्या होगी? संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो कौन सा विभाजन होता है? संख्या बढ़ने के लिए सदैव समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले इन कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ये कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित। और इन कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होता है तब बनती हैं प्राथमिक शुक्र जनक कोशिका। क्या बनेगी भाई? प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। कब? जब इनमें क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है। ध्यान से सुनना, अभी तक गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं हुई है, क्योंकि अभी अर्धसूत्री विभाजन चालू ही नहीं हुआ। तो ये कोशिकाएं भी कैसी हैं? 2n है। ये कोशिकाएं भी कैसी हैं? 2n ही अभी तक। इसके बाद में क्या होगा? इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। सभी को पता है भाई अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होगा। तो पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा जिसे हम बोल रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं? मियोसिस फर्स्ट। तो एक प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक से कितनी बनेंगी? 2। और वो जो 2 कोशिकाएं होंगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसी कारण इसे न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। तो दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आधे आधे। और इस कोशिका को हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका।
इसे क्या बोलेंगे हमें? द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। ध्यान से सुन लेना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? आदि। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? आदि, अर्थात पहले द्विगुणित थी, अब ये कैसी हो गई है? अगुणित। अल्टीमेटली ये कितनी कोशिकाएं बनी है? 2। भाई एक प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती। पता चल गया। अब इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इसके अंतर्गत क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो देखो भाई, इसके अंतर्गत हो गया है मियोसिस सेकंड। इसके अंतर्गत कौन सा हो गया है? मियोसिस सेकंड। जो 2 कोशिकाएं थी, दोनों में जब मियोसिस होगा तो 1 से 2 बन जाएंगी, 1 से 2। अल्टीमेटली कितनी बन जाएंगी? 4। अल्टीमेटली कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाएं बने जाएंगी। ध्यान से सुनना, अब गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होगी। आदि जो होनी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ही हो जाती है। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं उस दौरान भी बताते हैं कि आदि होती है वो केवल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में होती है। सेकंड विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या वैसी की वैसी ही रहती। तो देखो, अब इसमें जब मियोसिस सेकंड होगा तो इससे बनेगा शुक्राणु प्रशु। इससे क्या बनेगा? शुक्राणु प्रशु, या इसे कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड कहा जाता है। आप खुद बताओ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? n। आदि थोड़ी हुई है, पहले n थी, अब भी n ही है। तो ये बन गए हैं शुक्राणु प्रशु या स्पर्मेटिड इन्हें कहते हैं। जब स्पर्मेटिड बन गए, अल्टीमेटली ये 4 बन जाते हैं। एक ये होती है, इससे 2 बनते हैं, 2 से कितने बनते हैं? 4। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो स्पर्मेटिड बने हैं ये गोलाकार आकृति के होते हैं। कैसी आकृति के होते हैं? गोलाकार, और गतिशील नहीं होते हैं। गतिशील नहीं होते हैं, लेकिन शुक्राणु तो गतिशील होते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंतर्गत अभी भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होना बाकी है। तो जो ये शुक्राणु प्रशु होते हैं, ये जो शुक्राणु के स्पर्मेटिड होते हैं, जो स्पर्मेटिड होते हैं, ये गतिशील नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये गोलाकार आकृति के होते हैं। तो इनका क्या होता है? रूप बदलता है। इनका रूप बदलता है, जिसे हम रूपांतरण या कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रूपांतरण या कायांतरण। ध्यान से सुनना, तो ये शुक्राणु प्रशु होते हैं, ये आपके गतिशील व या मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, ये विशेषताएं नहीं लिखते हैं। जो ये शुक्राणु प्रशु है, ये किसका निर्माण कर लेता है? शुक्राणु का निर्माण कर लेता है। और ये जो शुक्राणु अंत में बनता है, ये गतिशील भी होता है और इसकी संरचना एक विशेष प्रकार की होती है जो हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर देखो, इसका रूप बदला है। इसका क्या बदला है? रूप। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायांतरण, या इसे कहा जाता है रूपांतरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण। और वैसे इस प्रक्रिया का एक विशेष नाम भी है जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु जनन। ध्यान से सुनना, इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ जब बोलते हैं तब इसे बोलते हैं शुक्र जनन। पूरी प्रक्रिया को एक साथ जब बोला जाता है तब कहा जाता है शुक्र जनन। और जब शुक्राणु प्रशु से शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन। ध्यान से समझ लेना दोनों में अंतर। पूरी प्रक्रिया को एक साथ बोलेंगे शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस,
और शुक्राणु प्रसव अर्थात स्पर्मेटिड से शुक्राणु के बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन, या इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं भाई? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इसे कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसको हमने चार्ट की सहायता से देखा है। इस पूरी प्रक्रिया को हमने चार्ट की सहायता से समझ लिया है कि कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे इसके अंतर्गत विभाजन होता है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया चलती है। याद रखना, इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। हिंदी में इसे बोलते हैं शुक्र जनन और इसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। जब ये सब कुछ हमने देख लिया है, इसी चार्ट को यदि हम इसी चार्ट को दूसरे रूप में बनाना चाहिए, इसमें तो नाम लिखे हैं हमने, यहां पर हम कोशिकाओं के रूप में यदि इसको दिखाएं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। ये कोशिका कौन सी है? स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है भाई? समसूत्री विभाजन। और ये कोशिकाएं जो बन जाती हैं ये है हमारी प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं। भाई ये हमारा कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। और ये हमारी बन गई है प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं। कौन सी बन गई है भाई? प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं। अब ध्यान से सुनना, इनमें क्या हो रहा है? प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो इनमें से किसी भी एक कोशिका को ले लो आप, और इसमें आप क्या देखोगे? इसमें हो रहा है आपका मियोसिस फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो आपकी क्या बन जाएंगी? द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं। एक से अल्टीमेटली कितनी बन गई? 2। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? आदि। पहले गुणसूत्र थे 2n और अब गुणसूत्र हो गए हैं n। अब इसमें फिर से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया है हमारा द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो दोनों कोशिकाओं से दो कोशिकाएं बन जाएंगी और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अगुणित। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अगुणित। ये गोलाकार आकृति के हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं शुक्राणु प्रसू। इन्हें क्या कहते हैं? हमें शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड कहते हैं। जो भी आपको बताया था, ये गोलाकार आकृति के होते हैं और गतिशील नहीं होते। जैसे ही इनका कायांतरण होता है, यहां पर आपको बताया है, इनका कायांतरण या रूपांतरण होता है जिसे हम शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, तो ये गतिशील हो जाते हैं। देखो ऐसे एक विशेष संरचना के रूप में बदले जाते हैं जिनमें सिर होता है, पूंछ होता है, मध्य भाग होता है। ऐसे शुक्राणु बन जाते हैं। ये क्या बन गए हैं? हमारे शुक्राणु। और इस प्रक्रिया को आपको यहां पर बताई दिया है, शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते। तो या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, या इसी फ्लो चार्ट को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी
यह हमारी कौन सी प्रक्रिया थी? शुक्र जनन की प्रक्रिया थी, या जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी प्रक्रिया एकदम बिल्कुल आसान भाषा के अंतर्गत कंप्लीटली समझ में आई होगी। इसके बाद में हम शुक्राणु की संरचना को समझने वाले। किसको देखने वाले हैं? शुक्राणु की संरचना। हम देखेंगे कि एक शुक्राणु होता है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, वो हिस्से क्या क्या कार्य करते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं शुक्राणु की संरचना। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसको समझना जरूरी होता है। तो अब हम समझते हैं शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। भाई शुक्राणु कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया, कहां बनता है वो भी समझ लिया, कैसे बनता है वो भी समझ लिया। अब इसकी संरचना को हम समझते हैं। तो जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक है। पहली बात, ये एक गतिशील संरचना है। और गतिशील क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक पूंछ पाई जाती है। तो ध्यान से सुनना, शुक्राणु है एक अगुणित गतिशील लंबे आकार की क्या होती है? संरचना होती है। और कैसी इसकी पूरी संरचना है उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो कि जो शुक्राणु होता है इसके अंतर्गत एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अगुणित केंद्रक। और जो कि एक लंबवत आकार का होता है, सिलेंडर शेप का होता है। यह केंद्रक होता है, इसके अंतर्गत इसका आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पाया जाता है। इसके ऊपर की ओर एक विशेष टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर की ओर? इस केंद्र के ऊपर की ओर। और उस विशेष टोपी नुमा संरचना को हम एक्रोसोम कहते हैं, जिसको हम बाद में नाम लिखने वाले। इसके साथ साथ में इनके बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम इसको देखें तो एक हिस्सा होता है इसकी गर्दन वाला हिस्सा, और उसके बाद में इसमें एक मध्य खंड होता है। और मध्य खंड के बाद में एक इसकी पूंछ नुमा संरचना होती है। पूंछ नुमा संरचना होती है। जो इसका मध्य खंड होता है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष पैटर्न के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसके मध्य खंड से एक फ्लैजिला उपस्थित होता है, जो इसके पूंछ के एंड तक पाया जाता है। क्या उपस्थित होता है? फ्लैजिला।
जो इसकी पूंछ तक पाया जाता है। तो इसके कौन कौन से भाग हो गए विशेष रूप से? सबसे पहले की तरफ, बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है और ये पूरे के पूरे शुक्राणु को घेर कर रखती है। तो ये तो हो गई प्लाज्मा झिल्ली। ये ऊपर की तरफ एक टोपीनुमा संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये इसका क्या हो गया है? एक लंबा क्या हो गया है? केंद्रक। इस पूरी संरचना को कंप्लीटली क्या कहा जाता है? शीर्ष, अर्थात इसका हेड कहा जाता है। इसका शीर्ष या हेड कहा जाता है। और इसके शीर्ष में दो संरचनाएं हो गई, एक हो गया केंद्रक और एक हो गई इसका एक्रोसोम। जो केंद्रक होता है उसके अंतर्गत इसका क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। विशेष रूप से डीएनए इसके अंतर्गत पाया जाता है, अन्य सारी चीजें भी इसके अंतर्गत उपस्थित होती। एक्रोसोम जो होता है, जो एक टोपीनुमा संरचना है, इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम होते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, उस दौरान उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं एंजाइमों की सहायता से ये शुक्राणु होता है, इसका केंद्रक अंडाणु की भित्ति को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो किसके अंतर्गत होते हैं? एक्रोसोम में। इसके बाद में सिर के नीचे की तरफ एक पतला संकरा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा अर्थात गर्दन कहते हैं। फिर ये जो यहां तक का हिस्सा हो गया है इसे कहते हैं मध्य खंड। इसे क्या कहा जाता है? मध्य खंड कहा जाता है। इस मध्य खंड के अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ये एक लंबा क्या होता है? फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला इसके मध्य खंड से लेकर इसके पूंछ तक जाता है। ये इस तक इसका कौन सा हो गया है? पूंछ। कौन सा हिस्सा हो गया है? पूंछ। और ये फ्लैजिला के कारण से ही, जो ये फ्लैजिला उपस्थित है, इसी कारण से ये कैसा होता है? गतिशील होता है। कैसा होता है भाई? गतिशील होता है। क्योंकि ये फ्लैजिला है, ये एक ऐसी संरचना होती है जो गति उत्पन्न करवाती। तो इस प्रकार से शुक्राणु की विशेष रूप से संरचना पाई जाती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ध्यान से सुन लेना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मध्य भाग के अंतर्गत हैं, ये इस शुक्राणु की पूंछ को गति करवाने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपसे पूछ ले कि शुक्राणु लगातार गति कर रहा है तो उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? इतनी ऊर्जा कहां से आती है? तो याद रखना, क्योंकि इसके मध्य खंड के अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। और इसी कारण से ऊर्जा जो मिलती है वो इसके मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती। तो लगभग सारी संरचनाएं आपको पता चल गई हैं कि केंद्रक होता है, इसके अंतर्गत इसका क्या पाया जाता है? डीएनए अर्थात आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो ये एक्रोसोम होता है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइमों में एक विशेष एंजाइम का नाम याद रख लेना, जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। कोई आपसे पूछे कि कौन सा विशेष एंजाइम है, तो ये एंजाइम तो बताना ही बताना है, जिसे हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज। और ये जो एंजाइम है ये क्या कार्य करते हैं? निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश में सहायता करवाते हैं। ये एंजाइम होते हैं, उसी के कारण से अंडाणु की भित्ति को ये तोड़ते हैं और तोड़कर फिर इसके अंतर्गत ये शुक्राणु का केंद्रक होता है वो प्रविष्ट हो जाता है। तो ये सारी संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है कि शुक्राणु होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, पूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब हमने शुक्राणु की संरचना को पढ़ लिया है, अब इसके बाद में
इसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, आपको एक चीज याद रखनी है कि वीर्य या सीमन होता है, ये किसे कहते हैं। देखो इसके अंतर्गत शुक्राणु तो होते ही होते हैं, शुक्राणु होते हैं, प्लस इसके अंतर्गत और क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के क्या होते हैं, स्राव। इन तीनों ग्रंथियों के स्राव भी पाए जाते हैं। इस शुक्राशय ग्रंथि का जो स्राव होता है, इसके अंतर्गत एक फ्रुक्टोज नाम का पदार्थ पाया जाता है, और भी होते हैं लेकिन फ्रुक्टोज मैन है, जो इन शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, याद रखना। तो इस प्रकार से वीर्य का निर्माण होता है। यदि हम देखें कि एक बार जब स्पर्म या सीमन बाहर निकलता है तो उस दौरान कितने शुक्राणु बाहर निकलते हैं, तो एक बार जब बाहर निकलता है तो उसके अंतर्गत 20 से लेकर 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, ये बाहर निकलते हैं। कितने भाई, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। इन शुक्राणुओं में से 60% शुक्राणु हैं, ये सामान्य होने चाहिए। इनकी संरचना वगैरह है वो कैसी होनी चाहिए, सामान्य। सामान्य रूप से अगर हम बात करें फर्टिलिटी के लिए कि ये अंडाणु के साथ निषेचन कर सके, उसके लिए 60% शुक्राणु सामान्य होने चाहिए, और इनमें से 40% शुक्राणु हैं अत्यधिक क्या होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। अत्यधिक क्या होना चाहिए, गतिशील, जिसके कारण से ये अंडाणु के साथ क्या कर सके, निषेचन कर सके। बाकी ये सारी चीजें आपको बताई दी थी। इसके अंतर्गत यदि पूरे तरल को देखें तो 60% शुक्राशय का तरल होता है, लगभग 20% ये तरल होता है, लगभग 10% ये तरल होता है। तो 60 से 70% इसको माना जाता है, 20 से 30% ये, और बाकी का ये। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, सीमेन अर्थात वीर्य का निर्माण होता है। बाकी सारी संरचनाएं आपको यहां पर मैंने बता दी। ये शुक्राणु की संरचना को हमने देख लिया है। इसके साथ साथ में ये किस प्रकार से अंड जनन, शुक्र जनन की पूरी प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया है, ये संपन्न होती है, इसके बारे में देख लिया है। इसके साथ में ये उस पूरी प्रक्रिया के पीछे ये प्रारंभ कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसको समझ लिया है। इसके पहले हमने युग्मक जनन की प्रक्रिया को समझा है कि युग्मक जनन वास्तव में क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में विशेष रूप से देखा है। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिए। और इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं लगातार पहुंचते रहें। साथ साथ में अपने दोस्तों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद।